नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांद कुबा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर पास्ट वन पार्ट वन, जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे स्टोन एज की। स्टोन एज में 3 पार्ट्स में स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पेलियोलिथिक स्टोन एज, पेलियोलिथिक दैट इज पूरा पाषाण युग। देन मीजोलिथिक स्टोन एज दैट इज मध्य पाषाण युग एंड नियोलिथिक स्टोन एज दैट इज नव पाषाण युग। सबसे पहले पेलियोलिथिक स्टोन एज आया, फिर मेसोलिथिक आया एंड देन नियोलिथिक आया। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें बताया गया है कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं उनकी यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है। उन ह्यूमन बींग्स को हम डिस्क्राइब करते हैं एज हंटर गैदरर्स। नाउ क्यों उनको हंटर गैदरर कहा जाता है? बेसिकली ये हंटर गैदरर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो उनकी सबसे बेसिक नेसेसिटी थी दैट इज़ फूड, जो खाना उनकी सबसे बेसिक नेसेसिटी थी, उसको गैदर करने का या उसका प्रबंध करने का जो तरीका था दैट इज़ थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग ओनली, राइट। सो इस वजह से उनको हंटर गैदरर कहा जाता है। नाउ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिशेस, बर्ड्स एंड उसके बाद दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एक्सेट्रा एंड एट दैम, राइट। सो चाहे वो हंटिंग करते थे और या फिर वो गैदरिंग करते थे, दोनों का यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए। नाउ ये जो हंटर गैदरर्स थे ये कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक जगह पर परमानेंटली रहते थे। बेसिकली दे वर द पीपल ऑन मूव। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उसके कई सारे कारण हमें यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला कारण ये था कि अगर एक जगह पर वो रुकते थे, वहाँ के जो भी एनिमल्स या प्लांट होते थे उनको वो कंज्यूम कर लेते थे। जो भी एनिमल्स या प्लांट रिसोर्सेज होते थे उनको वो कंज्यूम कर लेते थे। सो वो जो जगह है वो जगह उनके लिए यूजलेस हो जाती थी, इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता था। ना दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि वो जिन एनिमल्स का शिकार करते थे, जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे एज देयर फूड, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव इन करते रहते थे। तो इसलिए इन हंटर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था टू हंट दोज एनिमल्स। तीसरी बात ये, द प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल may have moved from season to season in search of different kind of plants. अब हो सकता है यहाँ पर one kind of plant is growing giving fruits in one season. Now they have to move to other place where in different season different kind of plant is available and that gives food, right? So again season to season भी यहाँ पर चीज़ें वेरी कर जाती हैं और इस वजह से उनको मूव करना पड़ता था। फोर्थ इज पीपल, plants, animals need water to survive and water is the fourth element which made them move from one place to another. अब देखिए कई सारे हंटर गैदरर्स जो हैं, अब एक चीज़ यहाँ पे हमें जो सिमिलर देखने को मिलती है सभी हंटर गैदरर्स सोसाइटीज़ में, वो ये कि वो ज़्यादातर हमें वाटर सोर्स के पास नज़दीक आते हैं। चाहे वो लेक्स हों, चाहे वो पेरेनियल रिवर्स हों, चाहे नॉन पेरेनियल रिवर्स हों, हमें वो जो है इन वाटर सोर्सेज के पास ही नज़र आते हैं। अब एक बात तो आप मान सकते हैं कि जो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर के आसपास रहते थे उन्हें वाटर की खोज में जाने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है। बट जो हंटर गैदरर्स नॉन पेरेनियल रिवर यानी सीजनल रिवर्स के आसपास रहते थे या सीजनल सोर्स ऑफ वाटर के आसपास रहते थे, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। क्योंकि जब मान लीजिए ये एक लेक है और इस लेक में इस सीज़न में पानी है, जब ड्राई सीज़न आया इसमें पानी ख़त्म हो गया तो उन्हें मूव करना पड़ेगा किसी और जगह पर। सो अगेन ये एक और फैक्टर बन जाता था जिसकी वजह से वो जो हंटर गैदरर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। देखिए ये वो समय था जब ना तो हैंडराइटिंग का आविष्कार हुआ था, ना ही हमें कोई ऐसा सोर्स देखने को मिलता है जिससे इनके बारे में हमें मिले, राइट। सो बेसिकली इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इन हंटर गैदरर्स के द्वारा यानी कि ये जो अर्ली मैन थे इनके द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनको ये बनाते थे, कुछ ऐसी वस्तुएं मिले हैं जो इनके द्वारा बनाई गई थी और इनके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई थी। इट इज़ लाइकली दैट दीज पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड, बोन, ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट। अब यहाँ पर जो टूल्स इनके द्वारा बनाए जाते थे उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि स्टोन के, वुड के या बोन्स के टूल इन्हें बनाए थे
और उसमें से भी जो स्टोन टूल्स हैं वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं और उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। नाउ सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, बोन एंड स्क्रैप बार्क फ्रॉम द ट्री एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो स्टोन टूल्स होते थे, जैसे ही हमने यहाँ पे डिवाइड किया एजेस को, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज कही, फिर मीजोलिथिक एज कही, फिर हमने नियोलिथिक एज कही। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये जो पैलियो, मीजो या नियो, अब इनमें पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, मीजो मीन्स होता है दैट इज मिडल, एंड नियो मीन्स होता है न्यू। अब इन्हीं के साथ यहाँ पर वर्ड जो जुड़ा हुआ है दैट इज लिथिक, लिथिक, राइट। नो, लिथिक मीन्स स्टोन, लिथिक मीन्स स्टोन। सो बेसिकली ये जो एजेस के नेम हैं, ये तीनों एजेस के नेम ये स्टोन टूल से ही यहाँ पे डिराइव किए गए हैं। एंड जो पैलियोलिथिक स्टोन टूल एज थी, पैलियोलिथिक एज थी, उसमें जो स्टोन टूल्स थे वो काफ़ी क्रूड थे, काफ़ी बेसिक से टूल थे। मीजोलिथिक में उन स्टोन टूल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम वहाँ पे माइक्रोलिथ्स कहते हैं उन टूल्स को। एंड जो नियोलिथिक एज थी वहाँ पर ये जो माइक्रोलिथ्स थे वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, वहाँ पर उन स्टोन टूल्स की पॉलिशिंग शुरू हो जाती है और ज़्यादा रिफाइनमेंट शुरू हो जाती है। एंड जो स्टोन टूल्स की क्वालिटी है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। पैलियोलिथिक से बेटर आए मीजोलिथिक में, मीजोलिथिक से बेटर आते हैं नियोलिथिक में, एंड लाइक दैट यहाँ पर हमें रिफाइनमेंट देखने को मिलती है। नाउ ये जो स्टोन टूल्स थे इनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा टू कट द मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क, राइट, हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स एक्सेट्रा। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि कंपोजिट टूल्स को भी बनाया जाता था। अब कंपोजिट टूल क्या होते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ये आज हम जो मार्केट में कुल्हाड़ी या एक्स देखते हैं वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है, जिसमें ये जो होता है पार्ट, ये जो स्टिक होती है दैट इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी होती है, और ये जो पार्ट होता है दैट शार्प ब्लेड लाइक सब्जेक्ट, दैट शार्प ब्लेड लाइक ऑब्जेक्ट, ये जो बना होता है बेसिकली ये आयरन का बना होता है, राइट। सो ये दोनों को, ये जो आगे वाला हिस्सा है और ये जो लकड़ी वाला हिस्सा है, इन दोनों को जोड़कर एक कंपोजिट टूल बना दिया जिसको हमने कुल्हाड़ी या एक्स कहा। नाउ इसी तरह के जो कंपोजिट टूल्स हैं हमें स्टोन एज में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो भी खासकर मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज में, जहाँ पर हमें देखने को मिलता था क्या कि हैंडल्स बनाए जाते थे बोन्स के या वुड के, लकड़ी के, एंड उन हैंडल्स के ऊपर जो है स्टोन के जो ब्लेड नुमा टूल्स होते थे उनको लगा दिया जाता था, एंड उनसे स्पीयर्स या एरो बना दिए जाते थे। मान लीजिए ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी या स्टिक के ऊपर एक ब्लेड नुमा जो टूल है स्टोन का उसको लगा दिया गया, एंड इसको अब यूज़ किया जा सकता है एज अ स्पीयर यानी भाले के रूप में, या फिर अगर छोटी लकड़ी अगर आप यहाँ पे अटैच कर दें तो इसको यूज़ किया जा सकता था एज एरोज। अब जैसे जैसे इनके टूल्स में इम्प्रूवमेंट होती है वैसे वैसे यहाँ पर इनकी लिविंग स्टैंडर्ड में, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होती है। कैसे? देखिए, जब टूल्स बड़े होते थे तो ज़्यादा एनिमल्स का शिकार कर पाना मुश्किल होता था। प्लस एक बहुत बड़ा टूल है, लेट्स से एक 1 kg का एक हैंड एक्स है या 1 kg का एक टूल है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो उसको आप यूज़ करेंगे बड़े एनिमल्स का शिकार करने के लिए, लार्ज एनिमल्स का शिकार करने के लिए, क्योंकि स्मॉल एनिमल्स तो भाग जाएंगे, स्मॉल एनिमल्स की स्पीड होती है, दे आर वेरी स्विफ्ट, राइट। सो वो भाग जाते हैं। जब बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट है, वो इतनी स्पीड में नहीं भाग सकते हैं, तो जो बड़े टूल्स होते थे जो कि पैलियोलिथिक एज में हमें देखने को मिलते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था लार्ज एनिमल्स को मारने के लिए। जैसे जैसे टूल्स में रिफाइनमेंट देखने को मिलती है, टूल्स छोटे होते जाते हैं। मैंने आपको कहा कि मेजोलिथिक एज में टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। जो मेजोलिथिक एज में हमें टूल्स देखने को मिलते हैं माइक्रोलिथ, इनकी जो मैक्सिमम डायमेंशन हमें देखने को मिलती हैं, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर तक की मैक्सिमम डायमेंशन हमें देखने को मिलती है। उससे हमने कहा कि कंपोजिट टूल बनना शुरू हो जाते हैं। कंपोजिट टूल से अब आपको, जब छोटे टूल से आपने कंपोजिट टूल बना लिए, तो आपकी ज़िंदगी में सुधार इस तरह से आ जाता था कि अब जो छोटे एनिमल्स थे, स्मॉल एनिमल्स थे, उनको मारना आसान हो जाता था। स्मॉल एनिमल्स का शिकार आसान हो गया, दैट मीन्स मोर फूड, मोर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फूड, प्लस बर्ड्स को या फिशेस को मारना भी आसान हो गया। सो अगेन जो खाना था वो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई जैसे जैसे हमें यहाँ पर टूल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव।
अब देखिए एक सिंपल सी लॉजिकल सी बात करते हैं। आज की डेट में अगर हमें कहीं नया घर बनाना है तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के चलते हैं, जैसे कि सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या हाइजीनिक जो सीवेज कंडीशन है वो सब अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सो हमें माइंड में बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं जब हम एक नया घर बनाने की प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से ये जो लोग हैं, हालांकि हमने कहा कि ये जो लोग हैं, जो स्टोन एज के लोग हैं, वो कहीं ज़्यादा समय के लिए सेटल डाउन नहीं होते थे। खासकर जो पेलियोलिथिक एज के लोग हैं या फिर जो मिजोलिथिक एज के लोग हैं, वो ज़्यादा समय के लिए सेटल डाउन नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा समय तो वो रुकते थे, राइट, कुछ समय तो रुकते थे। नाउ क्या फैक्टर्स ऐसे होते थे जिसकी वजह से ये डिपेंड करता था कि वो एक जगह पर रुकेंगे या नहीं, उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं, राइट। सो अगेन many sites were located near source of water such as rivers and lake। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि पानी की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता था। सो अगर पानी अवेलेबल है तो लोग वो वहाँ पर रुकना पसंद करते थे। दूसरी उनकी जो एक प्रेफरेंस पॉइंट रहता था कि जहाँ पर वो रुक रहे हैं वहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन शुड बी अवेलेबल, राइट। जो स्टोन्स हैं जिनसे उनके टूल्स बनते थे, अब टूल्स बनेंगे तभी तो वो खाना बनाएंगे, तभी वो खाने को हंट करेंगे, एनिमल्स को हंट कर पाएंगे, राइट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन्स, अगेन इट वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से हमने कहा कि स्टोन्स होंगे तो टूल्स बनेंगे, राइट। सो ये दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट साइट का यहाँ पे जिक्र किया गया है, दैट इज भीमबेटका, जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। अब ये नेचुरल केव्स की बात की जा रही है। बेसिकली भीमबेटका में हमें नेचुरल केव्स देखने को मिलती हैं। देखिए दो तरह की केव्स होती हैं, एक तो नेचुरल होती हैं, दूसरा मैन मेड केव्स होती हैं। नेचुरल केव्स वो हैं कि जो कि बाय नेचर दे आर प्रेजेंट देयर, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। अब जो अर्ली मैन थे वो इन नेचुरल केव्स में रहना पसंद करते थे, बिकॉज दैट दीज केव्स प्रोवाइडेड देम शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट, विंड। दीज रॉक शेल्टर्स वर क्लोज टू नर्मदा वैली। अगेन पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, एंड इसी के साथ साथ हम वहाँ पर हमें बहुत सारे स्टोन्स यानी पत्थरों के सोर्स भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब देखिए ये जो आप रॉक पेंटिंग देख पा रहे हैं, बेसिकली इट वाज अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर। अब ये जो पेंटिंग है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों के बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर हमें इनके बारे में उन स्टोन टूल से इंफॉर्मेशन मिलती है जो इन्होंने यूज़ किए थे। बट इसके अलावा भी ये जो रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट दीज एनिमल्स। अब जब हम पेंटिंग करते हैं, बेसिकली मोस्टली हम वही चीज़ों की पेंटिंग करते हैं जो हमारे सामने होती हैं या जो हम देखते हैं, या जो हम एक्टिविटीज़ हम हमारे सामने होते हुए देखते हैं उनकी पेंटिंग्स करने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली जब ये लोग भी पेंटिंग करते थे तो ये उन्हीं सीन्स को डिस्क्राइब करते थे जो एक्चुअल में उनकी लाइफ में होते थे, राइट। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति एक एनिमल के पीछे भाग रहा है। ऐसे बहुत सारे सीन्स हमें इन पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। जनरली इस बॉक्स में जो लिखा गया है कि वो पेंटिंग्स हमें मध्य प्रदेश, यूपी और इन सब जगहों पर देखने को मिलते हैं। इट अगेन शोज दैट द आर्ट ऑफ पेंटिंग हैड डेवलप्ड इन दैट टाइम पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को पेंटिंग करने की कला आती थी, लोगों को पेंट्स को यूज़ करना आता था, एंड लाइक दैट हमें देखने को मिलता है कि एनिमल्स वर ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो सीन हैं हमें पेंटिंग के वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे केव्स में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने डांसिंग ग्रुप्स को वहाँ पर दिखाया है, राइट। लाइक दैट यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि कई सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर खड़े हैं और डांस कर रहे हैं। सो बहुत सारे यहाँ पर डांसिंग ग्रुप्स दिखाया है। कहीं पे उन्होंने दिखाया है कि महिलाएं जो है, जो विमेन है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। एंड कहीं पर उन्होंने दिखाया कि कई सारे जो मेल्स थे, जो पुरुष थे, या कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर जो है एनिमल का शिकार करते हुए दिखाई दिए हैं, राइट। सो अलग अलग सीन हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मैंने वर्ड यूज़ किया था साइट्स। अब साइट्स क्या होता है? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। ऐसी जगहें जहाँ पर हिस्टोरिकल पीपल द्वारा, यानी कि हिस्टोरिकल आदमियों द्वारा, उस समय के आदमियों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई उनका इस्तेमाल किया गया और उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। आज वो जब चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम उन जगहों को जो है साइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब यहाँ पर जिक्र आता है कुरनुल केव्स का। कुरनूल जो है आज के आंध्र प्रदेश स्टेट में अवेलेबल एक साइट है। कुरनूल एक जगह है आज के आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर हमें एशेस की ट्रेसेस देखने को मिले हैं, यानी कि जो राख है उसके ट्रेस देखने को मिले हैं।
इट कुरनूल बिलोंग टू स्टोन एज। कुरनूल एक स्टोन एज साइट रही है और वहाँ पर एशेस देखने को मिली हैं। नाउ इससे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उस समय के जो लोग थे वो अग्नि का यानी फायर का इस्तेमाल करते थे, एंड फायर वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट टू स्केयर अवे एनिमल्स। सो अलग अलग कारण थे जिसके लिए लोग जो है यहाँ पर साइट्स का इस्तेमाल फायर का इस्तेमाल करते हुए हमें नज़र आते हैं। नेम्स एंड डेट्स। अब यहाँ पर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक का हम ऑलरेडी वहाँ पर जिक्र करके आए हैं। पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पैलियो मीन्स ओल्ड, mesolithic means middle aged, and neo means new. Paleolithic age is further subdivided into lower, middle and upper Paleolithic stone age। जो lower Paleolithic, middle and upper Paleolithic है, इसमें जो lower है सबसे पुरानी है, then comes middle and then comes upper Paleolithic age, and this period covers 99% of human history। मेजोलिथिक की बात करें तो आज से लगभग 12,000 साल पहले ये जो मेजोलिथिक एज है शुरू होती है। सो अराउंड 10,000 BC, अराउंड 10,000 BC ये जो मेजोलिथिक एज है वो शुरू होती है, एंड इट कंटिन्यू टिल अराउंड आज से 10,000 साल पहले तक, यानी कि अराउंड 8,000 BC मेजोलिथिक एज जो है वो कंटिन्यू रहती है। नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक एज आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू होती है, यानी कि 8,000 BC के आसपास इसकी शुरुआत होती है, एंड इट कंटिन्यू टिल अबाउट 4,000 BC। ये आज से लगभग 6,000 साल तक जो है, आज से 6,000 साल पहले तक इसकी जो है कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट देखिए, आज से अराउंड 12,000 साल पहले यानी कि अराउंड 10,000 BC की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें क्लाइमेटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज से लगभग 12,000 साल पहले एक जो आइस एज चल रही थी, वो आइस एज ख़त्म हो जाती है, एंड जो अर्थ का क्लाइमेट है वो रिलेटिवली वार्म होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया पे जो आइस की एक परत छाई हुई थी, वो जो आइस है वो पिघलना शुरू हो जाती है, एंड हमें यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ में ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देती है। अब जैसे जैसे ग्रासलैंड्स बढ़ते गए और फूड ऑफ सोर्स बढ़ता गया, जैसे जो ग्रासलैंड्स हैं, दीज आर द फूड सोर्स फॉर मैनी एनिमल्स, राइट। सो जिन जिन एनिमल्स का यहाँ पे फूड सोर्स बढ़ रहा है, जैसे कि डियर, एंटेलोप्स, गोट, शीप, कैटल, इन एनिमल्स का भी नंबर हमें यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देता है। अब एनिमल्स का जब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उन एनिमल्स को हंट करने वाले जो लोग थे, उन एनिमल्स को भोजन के सोर्स में जो यूज़ करने वाले लोग थे, उनका नंबर भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इन हंटर्स ने अब क्या किया, इन हंटर्स ने इन एनिमल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनको फॉलो करना शुरू किया, इनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानना शुरू किया, इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानना शुरू किया, एंड प्रॉबेबली धीरे धीरे उन्होंने जब इनकी हैबिट्स को देखा तो उन्होंने उनके मन में भी विचार आया होगा कि क्यों ना इन एनिमल्स को पाला जाए, क्यों ना इन एनिमल्स को अपने पास रखा जाए, एंड दे वुड हैव स्टार्टेड हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। अब एक चीज़ यहाँ पर जो देखने वाली है, जितने भी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो डियर है, चाहे शेप है, कोई कैटल है, ये जो है ये ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स नहीं होते हैं, दीज आर नॉट हार्मफुल एनिमल्स। इन्हीं एनिमल्स की हमें वहाँ पर जो है हर्डिंग या रियरिंग देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ फिशिंग ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। अब जब हमने कहा कि जैसे ही आइस एज से समय बदलता है एंड आइस एज ख़त्म होती है, हमने कहा कि ग्रासलैंड्स आ जाते हैं। अब इसी के साथ साथ हमने कहा कि ग्रासलैंड्स के आने के साथ साथ वहाँ पर द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग बिगिनस। जैसे ही ग्रासलैंड्स आते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के ग्रेन्स हमें दिखाई दिए, जो हमारे जो आदि मानव थे उनको यहाँ पर अलग अलग तरह के ग्रासेस में अलग अलग तरह के ग्रेन्स दिखाई दिए, जिनमें कि वीट, बार्ले, राइस वर इंक्लूडेड, राइट। सो ये जो वीट, बार्ले, राइस, जो भी ये अलग अलग तरह के ग्रेन्स थे, ये नेचुरली वहाँ पर उगने शुरू होते हैं। लोगों ने इनको यूज़ करना शुरू किया, लोगों ने इनके बारे में जानना शुरू किया, एंड दे लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइव्ड। सो लोगों ने जब इनके बारे में जानना शुरू किया तो लोगों ने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया फॉर फर्दर प्लांटेशन, फॉर फर्दर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, एंड इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि लोगों ने वहाँ पर फार्मिंग शुरू की। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर डोमेस्टिकेशन का एग्जांपल देखने को मिलता है इन केस ऑफ एनिमल्स, तो वो हमें देखने को मिलता है
कि जो वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, जो आज के डॉग्स हैं उनका जो वाइल्ड एंसेस्टर्स थे, लोगों ने उनको जो है सबसे पहले डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। ना उसके बाद हम देखते हैं कि शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। सो इनकी भी यहाँ पर जो है हर्डिंग शुरू हो जाती है, इनको भी रेयर करना शुरू कर देते हैं लोग। ऑफन द पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स एंड दैट इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। अब बात की गई है कि डोमेस्टिकेशन जो हमने अभी वर्ड यूज़ किया उसका मतलब क्या है। देखिए, डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। अब डोमेस्टिकेशन जो आज की डेट में हम वर्ड यूज़ करते हैं, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, बट अगेन साइंटिफिकली व्हेन वी लुक एट द वर्ड, इट मीन्स द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। एंड हमें ये भी देखने को मिलता है very often plants and animals that are tended by the people become different from wild plants and animals। अगेन ये जो है इनकी ग्रोथ का प्रोसेस अलग हो जाता है, जिनको लोगों द्वारा डोमेस्टिकेट करना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट एंड plants and animals for domestication। For example, they select those plants and animals which are not prone to disease. They also select those plants that yield large sized grains and have strong stalks एंड कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन। जो जो प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनके जो सीड्स हैं उनको बचाया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, एंड दो सीड्स आर सोन अगेन टू इंश्योर न्यू प्लांट्स एंड सीड विल हैव द सेम क्वालिटी, राइट। सो अगली बार दोबारा उन्हीं को ग्रो किया जाता है और दोबारा ये इंश्योर किया जाता है कि सेम क्वालिटी के ग्रो जो सीड्स हैं वो दोबारा उगें, राइट। एनिमल्स की अगर बात करें, अमंग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। अगेन हमने ये बात की है पहले। एंड एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है टीथ सेट का। द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। आज हम जो भी प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के लिए, या जो भी एनिमल्स को एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ओनली। अगर उस समय इन प्लांट्स या एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन शुरू नहीं हुई होती तो आज हम उन प्लांट्स या एनिमल्स को कंज्यूम नहीं कर रहे होते। सो अगेन डोमेस्टिकेशन प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल इन ह्यूमन्स लाइफ। इवन टुडे वी आर yielding the results of domestication. The earliest domesticated animals include sheep and goat, again as we have read earlier. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज़ अ न्यू वे ऑफ लाइफ। देखिए, जब हमने अभी शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो हमने क्या कहा था कि भाई ये जो हंटर गैदरर्स होते थे ये एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे ना। जैसे जैसे हमें देखने को मिलता है कि पैलियोलिथिक एज के बाद मीजोलिथिक एज आती है, मीजो के बाद नियोलिथिक एज आती है, तो नियोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी। लोगों ने एग्रीकल्चर करना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था खाना। तो अब जब यहाँ पे बताया क्या गया है कि जब मान लीजिए आपने सीड्स को प्रोड्यूस किया, प्लांट्स को सीड किया और उनको जो आपने उगाया, तो आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इट विल टेक सेवरल डेज, इट मे टेक वीक्स एंड इवन मंथ्स एंड इन सम केसेस इवन ईयर्स, राइट। तो कई कई केसेस में तो हमें कई साल भी लग जाते हैं कुछ प्रोड्यूस करने में। तो जब तक हमारे द्वारा उगाए गए पौधे फल नहीं देने लग जाते, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो जब तक हमें राइप नहीं हो जाते, हमें कोई ईल्ड नहीं मिलती है, तब तक उस समय के जो लोग थे उनको वहाँ पे रहना होता था, उन प्लांट्स की केयर करनी होती थी, उनको पानी देना होता था। वीडिंग यानी कि जो आसपास जो अनवांटेड प्लांट्स हैं अगर वो उग जाते हैं तो उन्हें वहाँ से हटाना होता था, राइट। एनिमल्स एंड बर्ड से उन प्लांट्स को प्रोटेक्शन देनी होती थी, राइट। सो जब तक वो जो प्लांट्स थे वो राइप ना हो जाए, पक ना जाए, ग्रो जो उनका फ्रूट है वो पक ना जाए, तब तक उस समय के जो लोग थे उनको वहाँ रुकना होता था, राइट। नाउ वहाँ पर रुकने का मतलब क्या है कि उन्हें एक जगह पर सेटलमेंट करनी होगी। ये उनका फील्ड है तो वहाँ पे फील्ड के बगल में उनको वहाँ पर रुकना होगा और अपने जो खेत हैं, अपना जो फील्ड है जहाँ पर उन्होंने फसल उगाई है, वहाँ पर उनको रुकना होगा। सो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि लोगों की सेटलमेंट वहाँ शुरू हो जाती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो सेटलमेंट है विलेजेस का रूप ले लेती है, गांव का रूप ले लेती है। इसी के साथ साथ जो वो सीड्स उगते थे, मान लीजिए बहुत सारा अनाज होगा, वीट होगा, तो लोगों को उस वीट को स्टोर करना होता है। स्टोर किस लिए करना होता था?
स्टोर एज अ सीड फॉर नेक्स्ट सीजन एंड एज अ फूड, राइट। सो दोनों पर्पसेस के लिए स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेसल चाहिए होगा, राइट। सो लोगों ने वहाँ पर क्ले पॉट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया या वोवन बास्केट या का इस्तेमाल करना शुरू किया, बास्केट यानी टोकरी का इस्तेमाल किया, या फिर लोगों ने ये जो स्टोरेज के लिए खड्डे वहाँ पर गड्ढे वहाँ पे बनाने शुरू किए। दे स्टार्टेड डिगिंग पिट्स इनटू द ग्राउंड एंड दे स्टार्टिंग दो देम फॉर स्टोरेज पर्पसेस। सो अगेन लोगों को यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों की वो बढ़ती हैं एंड वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पोट्री का इस्तेमाल वहाँ पर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरिंग एनिमल्स, राइट। अब इसमें बताइए, इसमें जो बात की गई है बेसिकली वहाँ पे बताया गया है कि एनिमल्स को जब आप रियर कर रहे होते हैं तो एनिमल्स को बेसिकली जब आप रियर कर रहे होते हैं तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। देखिए एनिमल से फूड मिलता है, मिल्क मिलता है, राइट। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट एंड वेन एवर वी कैन हैव दैट फूड वेन एवर वी रिक्वायर दैम, राइट। सो जब हम एनिमल्स को रियर कर रहे होते हैं, उनको पाल रहे होते हैं, तो दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब आप जितने भी यहाँ पर ये जो नियोलिथिक साइट्स को देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर देख पा रहे हैं, चाहे पय्यमपल्ली है, चाहे हल्लुर है, कोल्डी हवा है, महागारा है, चिरांद है, मेहरगढ़ है, इसके अलावा आप यहाँ पे कश्मीर में बुरजा होम देख पा रहे हैं, दाऊजली हार्डिंग देख पा रहे हैं। बेसिकली जितनी भी नियोलिथिक साइट्स हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई नियोलिथिक पीरियड में, तो ये जितनी भी नियोलिथिक साइट्स हैं ये सब साइट्स में हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। प्लस यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर कई सारे ग्रेन्स के हमें वहाँ पे अवशेष देखने को मिले हैं जो कि ऑलमोस्ट जले हुए दाने थे या कि जो कि ऑलमोस्ट भुने हुए दाने थे, राइट। सो ये जो भुने हुए या फिर ये जो रोस्टेड ग्रेन्स थे, वो रोस्टेड ग्रेन्स अपने आप में एक अलग स्टोरी बताते हैं। देखिए जो रॉ ग्रेन्स होते हैं, जो कच्चे दाने होते हैं अनाज के या किसी भी चीज़ के, वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट जब वो रॉ ग्रेन्स को रोस्ट कर दिया जाता है तो उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। एंड वही रॉ ग्रेन्स हमें यहाँ पर मिले हैं कई जगह पर एंड उनसे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जो रॉ ग्रेन्स हमें मिले हैं उससे हमें उस समय के जो लोग हैं उनकी फूडिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है, किस तरह के अनाज को वो खाते थे, किस तरह का भोजन वो खाते थे, वो हमें पता चलता है। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड traces of huts and houses at some sites, for instance Burza home in present day Kashmir. People built pit houses। अभी हमने क्या बात की कि नियोलिथिक एज में जब एग्रीकल्चर शुरू होता है उसी के साथ साथ हमें जो सेटलमेंट्स का ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मेजोलिथिक साइट्स पे हमें घाट्स नहीं देखने को मिलते, मेजोलिथिक साइट्स में भी हमें कई जगह पर जो घर हैं उनका ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। बट ये जो ट्रेंड था सेटलमेंट्स का, ये जो ट्रेंड था लोगों के द्वारा घर बनाए जाने का, हाउसेज या हट्स बनाने का, वो नियोलिथिक एज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बुरजा होम एक ऐसी जगह है जो कश्मीर में है जहाँ पर हमें पिट हाउसेज देखने को मिले हैं, यानी कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। ज़मीन में लोगों ने अपना यहाँ पर एक पिट बनाया, एक गड्ढा बनाया एंड उसमें ही लोगों ने रहना शुरू किया। अगर हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बड़े स्केल पे देखें तो मान लीजिए ये गड्ढा है एंड लोग यहाँ पर सीढ़ी बना लेते थे, ठीक सीढ़ी से नीचे उतरते थे और इस गड्ढे में रहते थे। ये जो गड्ढा है यहाँ पर इनको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन मिल जाती थी, राइट। कोल्ड वेदर से इनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outside। ये जो पिट है इसके अलावा हमें हट्स देखने को मिली हैं और हट्स के अंदर भी हमें कुकिंग के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं एंड हट्स के बाहर भी हमें कुकिंग के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। अब ये जो नियोलिथिक साइट्स हैं हमें यहाँ पर जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं, दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो बेटर होते थे फ्रॉम पैलेलिथिक स्टोन टूल्स एंड दीज टूल्स वर यूज टू गिव फाइन कटिंग एजेस। They had fine cutting edges which were brought by polishing and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce। As we discussed earlier also कि यहाँ पर हमें बहुत सारे डेकोरेटेड एंड नॉन डेकोरेटेड हमें यहाँ पर अर्दन पोर्ट्स देखने को मिले हैं। उन अर्दन पोर्ट्स को या उन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ राइस, वीट
and lentils and also for cooking purposes. Besides, they began weaving clothes using different kind of material, for example cotton. अब देखिए मेसोलिथिक एज में एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि एनिमल स्किन को यूज़ किया जाना शुरू हो चुका था। मेसोलिथिक एज में एनिमल स्किन जो है, एनिमल स्किन को एज क्लोथ हम यहाँ पर देखते हैं कि यूज़ करना शुरू हो चुका था। बट जो नियोलिथिक साइट है वहाँ पर हमें कॉटन यानी जो कपास है उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों का ट्रेंड देखने को मिलता है। लोगों ने यहाँ पर अपने कपड़ों को बनाना शुरू कर दिया था यूजिंग फैब्रिक, यूजिंग फाइबर लाइक कॉटन, राइट। सो कॉटन के कपड़ों का ट्रेंड हमें नियोलिथिक एज में देखने को मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और यहाँ पर जो की गई है वो ये कि ऐसा नहीं है कि जब नियोलिथिक एज आती थी तो सारे सब कॉन्टिनेंट में एक ही बार आ जाती थी। बेसिकली होता ये था कि इंडिया एक बहुत वास्ट सब कॉन्टिनेंट रहा है, तो हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में नियोलिथिक एज चल रही हो एंड उसी टाइम पे किसी और पार्ट में यहाँ पर हमें मिजोलिथिक एज देखने को मिले, किसी और पार्ट में हो सकता है हमें यहाँ पे पैलियोलिथिक एज देखने को मिले। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग एजेस साइमल्टेनियसली हमें देखने को मिल सकती थी और वो मिलती भी हैं। आज से हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग एजेस इंडिया में चल रही थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट का यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसका नाम है मेहरगढ़। सबसे पहले मैं आपको वो साइट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है दोस्तों वो मेहरगढ़ साइट जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मेहरगढ़ साइट अगेन एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट से हमें यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा उस टाइम पे जो भी नियोलिथिक साइट के फीचर्स थे, जैसे कि वहाँ पर अनाज का होना, वो सब हो चुका था। अनाज यहाँ पर उगाया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने सेटलमेंट्स में रहना शुरू कर दिया था। As you can see here, this site is located in fertile plains near Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Now, Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. अब यहाँ पर हमें ऐसे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको लगता है कि यहाँ पर जो है बार्ली एंड व्हीट की सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कहीं हुई होगी। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि शीप गोट्स वगैरह जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर रियर करना शुरू करते हैं लोग। एंड अर्लीस्ट विलेजेस जो हैं वो भी हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। अगेन जो ये बोन्स हैं इनसे हमें पता लगता है कि कैसे कैसे एनिमल्स को यहाँ पर डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। इसके अलावा हमें यहाँ पर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप में हाउसेस के अवशेष भी यानी कि घरों के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, राइट। सम ऑफ दे मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज एज वेल। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ वहाँ पे जो शुरू हो चुका था उस एज में, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखने को मिलता है व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम and people look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death, right। so life after death का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब लाइफ आफ्टर डेथ का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे कैसे हमें उसके बारे में पता चल रहा है, तो देखने को मिलता है कि ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, जो लोगों को दफनाया जाता था उससे हमें इसके बारे में आइडिया मिलता है। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके साथ कुछ एनिमल्स को भी दफना दिया जाता था, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। स्केलेटन ऑफ गोट्स और समथिंग लाइक दैट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक आदमी के स्केलेटन के साथ। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या था? इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि भाई वो लोग जो हैं लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि यदि एक व्यक्ति जो अब मर गया है उसका अगले लाइफ में जन्म होगा जब, तो उसके पास हम अपने ऐसे एनिमल्स को दफना रहे हैं जो कि जिसका इस्तेमाल वो कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट। सो अगले जन्म का भोजन का प्रबंध हम इसी जन्म में करके भेज रहे थे। सो लाइक दैट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोगों का जो रिलीजियस आइडिया है लाइफ आफ्टर डेथ का वो यहाँ पर हमें शुरू होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पैरेलल डेवलपमेंट की बात की गई है दोस्तों, पैरेलल डेवलपमेंट इन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर हमें फ्रांस का जिक्र देखने को मिलता है ना। फ्रांस में ये जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये जो पेंटिंग्स आप देख पा रहे हैं ये लगभग 20,000 से 10,000 साल पुरानी हैं, जिनमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे बाइसन, राइनोसोर्स, देन रेनडियर, बियर एटसेट्रा वर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। अब ये जो कलर्स हैं उनके सोर्स के बारे में बताया गया है कि ये जो कलर्स हैं बेसिकली दीज वर टेकन फ्रॉम आयरन ओर, orche and charcoal, etc. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions and
or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of food. यहाँ पे बात की गई है एक और पैरेलल डेवलपमेंट की, जहाँ पे बात की गई है टर्की की। टर्की में नियोलिथिक साइट है कटाल हुयुक। कटाल हुयुक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, was found in Turkey. Several things were brought from great distances: flint from Syria, cowries from Red Sea, shells from Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most of these things were carried on the backs of animals, right, such as cattle and people. सो ये था जी पूरा चैप्टर नंबर 2। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।